नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आनंद नरसमन है और मेरे साथ हैं ब्रजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर। और रोज की तरह एक ज्वलंत विषय पर हम अपनी बात आपके सामने रखने आए हैं कि कहानी के, किस्से के, स्टोरी के हर पहलू से पर हम बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे और हर पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखने की कोशिश हमारी रहती है। ब्रजेश जी, आज का जो विषय है वो तो आस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि अरसों से विवाद में रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस विवाद को हमेशा के लिए ठीक सुलझा दिया। फिर बात ये हुई कि भाई रामलला को उनकी जन्मभूमि तो मिल गई, लेकिन अब उस जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो किस पर होगा। और हमेशा से यहाँ पर एक सुई होगी डाउट की, संकोच की, कि इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। और अब इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर। आरोप ये लगाया जा रहा है कि घोटाला है। देखिए, जहां तक इस घोटाले की बात है या घोटाले के आरोप की बात है, सबसे पहले तो किसी भी चीज में ना मोटिव देखना चाहिए। घोटाले का आरोप लगा कौन रहा है? अगर आपको तमाम लोग जो कि सोशल मीडिया में या फिर जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, वो कौन लोग? सबसे पहली तो बात ये होती है कि अगर आपकी आस्था किसी चीज से जुड़ी होती है और अगर आप उसके लिए बेचैन होते हैं और फिर लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो समझ में आता है कि भाई आप जो है बहुत दुखी हैं और फिर आप उस पर नाराज होते हैं। लेकिन ये जो तमाम लोग जो कि जमीन के सौदे को लेकर लगातार हमलावर तेवर अख्तियार किए हुए, ये लोग कौन है? आप उन सबके हैंडल देख लीजिए, उनका परिचय देख लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं उनका पास्ट देख लीजिए। ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर न बने, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसकी पूरी कोशिश की। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अरे अयोध्या में राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, रामलला का मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये सब फालतू की बात है, कि वहां तो अस्पताल बनाना चाहिए। पहले तो आपने हर संभव कोशिश की कि भाई किसी तरीके से जो है सो ये फैसला आने न दिया जाए। अब आप देखिए, कई दशक तक ये मामला लगता रहा, एक के बाद एक जटिलताएं पैदा की गई। जब यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने जा रही थी, यहां तक कि जजों के इंटेंशन पर शक किया गया। कल्पना कीजिए, देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों ने इस फैसले को सुनाया, उन पर भी कहीं ना कहीं छींटाकशी की गई। उसके बाद भी लगातार कि नहीं भाई, यह जो सो एक हिंदू सरकार केंद्र में बैठी है, इसलिए उसने तमाम ये न केन प्रकारेण ये फैसला करवाया, यहां तक लेके आए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो उन्होंने जाकर वहां पर आधारशिला रखी, उसको भी लेकर जो है सो परेशानी। अरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे कर सकता है? तो ये वो तमाम लोग हैं चूंकि जो है सो यह हर इनकी कोशिश जो रही कि भाई यह मंदिर निर्माण ना हो, जब उस दिशा में सॉलिड ढंग से काम शुरू हो गया, एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में सभी प्रमाणिक लोगों को रखा गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो जो सो लंबे समय तक ऐसा राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, दशकों तक, या फिर वो लोग हैं जिनका समाज जीवन में बड़ा योगदान रहा है। उन बड़े लोगों की अगुवाई में यह ट्रस्ट जो है अपना काम कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि कितनी तेजी से काम कर रहा है, कितने इफेक्टिव ढंग से काम कर रहा है। लेकिन कोई न कोई बहाना खोज के कैसे इसके कार्य पर जो है सो रोक लगाई जाए या फिर इसको लेकर विवाद खड़ा किया जाए, और भोले भाले जो फॉलोअर्स हैं, जो जिनकी रामलला में आस्था है, जिनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है उनके जीवन का आधार है, जो कि सुबह सुबह रोजाना राम राम करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, उनके मन में शक्ति सुई पैदा की जाए। और इसीलिए सारा का सारा किया गया। आप देख लीजिए, बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो होते हैं, जो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत होती है, उस तरीके से हुई। अब उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका, अगर ऐसे कहें तो अर्थशास्त्र का ज्ञान बड़ा मजबूत है। भाई आप जो है किसी जमीन का सौदा अगर आपने पहले से किसी के साथ करके रखा होता है, आप रजिस्ट्री कई बार जो है जमाने बाद करते हैं। लेकिन मान लीजिए जिसने सौदा करके रखा हुआ उससे जो है सो कोई और लेना चाहे, तो जाहिर है उस भाव पे तो मिल नहीं सकता ना, जिसने उस भाव पर उसने पहले से करके रखा, उसे ऊंचा भाव लगाना होगा, तब आपको मिलेगा। अब उसमें आप ढूंढे कि नहीं जी, अरे देखिए जो इतने रुपए में रजिस्ट्री हुई और घंटे भर के अंदर जो है सो इन्होंने इतने पे खरीदा और जो है देखिए इस तरीके से घोटाला हो गया। अरे भाई, पैसे किसकी जेब में गए? और प्रक्रिया आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है। कोई भी आदमी जो है कोई चीज अगर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर 10 को पहले कोई करार किया हुआ है, तो क्यों क्यों फोकट में दे? और खासतौर पे जब
जिस जगह का इतना सॉलिड विकास होने जा रहा है, जब तमाम इन लोगों की साजिशें नाकाम हो गई और आज जो सो राम निर्माण मंदिर का जो है सो जो क्षेत्र है जो सो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है, बहुत बड़ा वो धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, एयरपोर्ट से लेकर तमाम सुविधाएं, तो जाहिर है जमीनों के भाव तो बढ़ ही जाते हैं ना। तो भाव अगर बढ़े और जो है सो दूसरी बात है कि कभी भी जो है जो ट्रस्ट है उसने ये नहीं कहा कि वो सब्सिडी में किसी से जमीन लेने जा रही, उसने कहा कि हाँ मार्केट रेट पे करेंगे, हम देंगे जितना संभव होगा। तो फिर विवाद किस बात का, किसकी जेब में गया पैसा, क्या आप चिल्ला रहे हैं? और वो लोग चिल्ला रहे हैं जो कि जिन्होंने कदम कदम पर राम मंदिर का विरोध किया। अरे हर चीज में मोटिव देखी जाती है ना। जब आपका इरादा जो है लगातार राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक को डिरेल करने का रहा, हर कदम पर आपने अड़ंगे डालने की कोशिश की, आज जो आप कह रहे हैं मंदिर निर्माण में घोटाला हो गया, जमीन में घोटाला हो गया। मुझे लगता है कि ये कुत्सित मानसिकता है जो कि बार बार जो सो धकियाए गए हैं, लतियाए गए हैं, अपने एजेंडे में नाकाम हुए हैं, पिटे हुए हैं, इसलिए जो सो अपनी भड़ासा, अपनी कुंठा, अपनी बेचारगी, ये सब उसका प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह के वाइल्ड एलिगेशंस करके। और अब तो देख लीजिए ना, जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से आधिकारिक बयान आ गया, चंपत राय ने बयान जारी कर दिया, पूरे सिलसिला उन्होंने उसमें नैरेट कर दिया और दूध का दूध पानी का पानी सामने रख दिया है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी वो लोग जो कि लगातार कैंपेन चलाए हुए थे पिछले कुछ दिनों से, उनको थोड़ी शर्म भी आएगी और कम से कम अपने बयानों और अपनी टिप्पणियों के लिए वो अफसोस भी जाहिर करेंगे। इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो एजेंडा है और उस एजेंडे पे वो चलते रहेंगे। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण ये लेकर आएंगे, कदम कदम पर इस तरह की बाधा खड़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज तय है कि ट्रस्ट जिस तेजी से अपना काम कर रहा है, भले ये चिल्लाते रहे, पटपटाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम का उनकी जन्मस्थली पर ऐतिहासिक जो एक तरह से कह सकते हैं उसकी पृष्ठभूमि रही है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसके लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर दान दिया है, अपनी जेब से पैसे निकाले हैं। वह तो होकर रहेगा, भले मंदिर विरोधियों की छाती पर सांप लौटता रहे या फिर जो सो जार जार रोते रहे। अब देखिए इसके आरोप को मैं अगर दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने क्लब हाउस में उनका ऑडियो ये कहता हुआ दिखा कि भाई अगर हमारी सरकार आई है तो हम 370 हटाकर वापस जम्मू एंड कश्मीर को पुराने स्टेटस पे ले जाएंगे, और जिनका वैसे ही पहले से भी जिनके नाम को कई सारी बातों से जोड़ा गया है जहां पर जानबूझकर इन्होंने भगवा आतंकवाद को हवा दी, इस नैरेटिव को हवा दी और कई सारे लोगों के साथ मिलकर बहुत एक गहन षड्यंत्र रचा। ऐसे लोगों को आप चाहे तो डिस्काउंट कर दें, लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कुछ तथ्यों के साथ ब्रजेश जी ये सवाल उठाए थे, और उन उन तथ्यों में जो सवाल थे वो कुछ इस प्रकार थे। सवाल ये पूछे गए थे कि देखिए 1.208 जो है 208 हेक्टेयर है, यानी 12,080 स्क्वायर मीटर जो की जो जमीन है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा ये जा रहा है कि ये जो जमीन है इसको, ये सरदार तहसील में जमीन का अधिग्रहण, इसको इसकी कीमत जो है 2 करोड़ रुपए थी। 5:11 को स्टैम्प पेपर खरीदा जाता है जहां पर इसकी कीमत को 2 करोड़ रुपया इसको देखा जाता है, कहा जाता है। और लेकिन 5:20 पर यानी 10 मिनट के अंदर इसी लैंड डील को 18 साढ़े 18 करोड़ में किया जाता है। अब ये कहा जा रहा है, आरोप उन्होंने ये लगाया कि ट्रस्ट के मेंबर एक अनिल मिश्र हैं और मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उन्होंने इस लैंड डीड की जो सेल डीड है इस पे विटनेसेस थे, और इन्होंने ही और फिर इन्होंने जो 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 जमीन खरीदी गई, जो अंसारी और तिवारी हैं, उनसे 10 मिनट के अंदर आपने 18.5 करोड़ में जमीन क्यों खरीदी गई, क्यों खरीदी, ये पूछा गया है। और जिस पर जो है चंपत राय जी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रेस वार्ता कही है और एक प्रेस स्टेटमेंट कहा है, और कहा है कि जितना पैसा हमने दिया है सब आरटीजीएस और सफेद व्हाइट मनी में दिया है, पूरा डॉक्यूमेंटेड है, और इसमें जो पहले मूल्य था और अभी मूल्य है उसमें अंतर है, और इसीलिए ये फर्क दिख रहा है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि ट्रस्ट का ही व्यक्ति सेल डीड में मौजूद है, और फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट से जुड़ा ही व्यक्ति इसको बेच भी रहा है, तो ट्रस्ट का व्यक्ति विटनेस भी है, ट्रस्ट का व्यक्ति लैंड ओनर भी है, ट्रस्ट का व्यक्ति ही ट्रस्ट को जमीन बेच भी रहा है, तो फिर ये पैसा घूम के कहीं और तो नहीं जा रहा। नहीं, मुझे लगता है कि जो ये तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दिन रात जो है जमीन के धंधे में ही पड़े रहते हैं, और जमीन का धंधा जो है जाहिर है
जो पॉलिटिकल ब्लैक मनी है उसका सबसे बड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं पार्किंग स्लॉट है। और देश में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां जो है वह जो है सो या तो जमीन या फिर कंस्ट्रक्शन में अपनी काली कमाई या उनके नेता जो है पार्टियां या नेता वो छुपा के रखते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। और भारत में खासतौर पर तो लैंड डील मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण, मान लीजिए जो है किसी से आपने एक करार किया। अब मैं चूंकि गुजरात में बहुत लंबे समय तक रहा तो इसलिए वहां पर एक बानाखत करके टर्म आता है कि भाई जो है सो भाई मैं आपसे ये जमीन जो है सो इस रेट पर लूंगा। मैंने आपको लिए इसके लिए इतना एडवांस चुका दिया और उसके साथ एक करार कर लिया। वो करार मैंने करके रख लिया, यानी मेरे और उस जो प्रथम जो आदमी है जिसको जमीन है हमारे बीच करार हो गया कि हाँ भैया जो है सो वो अपनी जमीन जो है सो मुझे इतने पर दे। बिल्कुल जो है सो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मान लीजिए मैंने जो है सो सोचा कि मैं उस जमीन को जो है सो मुनाफे के साथ मैं किसी और को बेचूंगा। मैं बेचता हूं। मैं जो सो जब बानाखत में करवाता हूं, बानाखत के आधार पर मैं जो सो वो कंसर्न पार्टी है उसको मैं पेमेंट करता हूं। उसके आधार पर फिर फर्दर जमीन की रजिस्ट्रेशन जिस आदमी को जो सो मैं बेचता हूं उसको होती है। और ये कमर्शियली एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कहीं कोई जो सो रोड़ा लगता नहीं। जो प्रश्न सिर्फ एक आता है कि भाई हाँ जो सो रजिस्ट्री जो है वो सर्कल रेट से नीचे नहीं हो सकती। हर जगह जमीन का एक सर्कल रेट है, सर्कल रेट से आप नीचे रजिस्ट्री कर नहीं सकते, यहां तक कि फ्लैट की भी रजिस्ट्री नहीं होती। तो सिर्फ ध्यान उतना रखना पड़ता है। बाकी जो जमीन की दुनिया, मुझे लगता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो कि बहुत उछल उछल कर रही है, अरे उन लोगों से जो आपके पैसे जो है सो करते होंगे दाएं बाएं इन्वेस्ट, उनसे पूछिए ना कि कैसे जमीन का कारोबार होता है। मुझे नहीं लगता कि जो है सो इसके लिए आपको जो है सो ट्रस्ट से भी सवाल पूछने की जरूरत है। आप खुद जो है सो जहां तक कह रहे हैं कि भाई विटनेस जो थे वही जो सो फिर बाद में जो सो इस प्रक्रिया में भी शामिल हुए। अरे भाई वो जो सो पता है कि भाई ये जमीन इसकी है, जमीन का करार उसके साथ हुआ है, मुझे लेकिन ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए, तो मैं तो प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए जितना तेजी से जितनी मदद हो सकती है मैं करूंगा ना। मैं जो है सो क्या जो है सो कोर्ट की प्रक्रिया की तरह उसको लंबा चलाऊंगा। भाई एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है कि भाई वो जमीन की जरूरत है। राम जन्मभूमि जो क्षेत्र है उसके उसके लिए उस जमीन को कैसे जो है भाई आप जो सो जो सामने वाला आदमी जिसके पास उसका करार है, जिसने की पहले से बात करके रखी है, उसके कमर्शियल इंटरेस्ट को बिना नुकसान पहुंचाए। आज के जमाने में क्या कोई जो है मान लीजिए अगर आप ही की जमीन हो और आपको जो है किसी दूसरे मंदिर की तरफ से या कोई भी जो कि सामाजिक कार्य कहे कि भाई आप अपनी जमीन जो समय दे दीजिए, भले आपका करार उनके साथ हुआ पड़ा है, तो क्या जो है सो आप अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करते हुए थे? ऐसा तो कोई नहीं करता और न ही कोई इसका आग्रह करता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी ट्रस्ट के पास जो सो पैसे हैं, लोगों ने जो सो स्वेच्छा से दान दिया है। ट्रस्ट जो है, अब आप मान लीजिए जो सो किसी से जबरदस्ती तो जमीन लिखा नहीं सकते कि नहीं जी भले आपका उनके साथ करार हुआ है लेकिन आप हमें जबरदस्ती दे दीजिए। यहाँ तो आप एक धेले भर की जमीन कहीं से नहीं ले, तो ये जो है सो आप एक्सपेडाइट करने के लिए सारी चीजें करते हैं। अब उसी को आप घुमा के कदे कह रहे नहीं आप तो उसमें विटनेस है, आपने घोटाला कर लिया। अरे घोटाला कहाँ हुआ, क्या हुआ, एक एक पैसा व्हाइट से दिया गया। अब मान लीजिए अगर इसमें जो सो राम मंदिर निर्माण जो है वह काले पैसे से हो रहा होता तो फिर रकम जो है आरटीजीएस से नहीं जाती ना। तो कम से कम आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि भाई जो भी पेमेंट की गई वह जो सो सीधे सीधे व्हाइट मनी पे की जा रही है। तो फिर दर्द आपके पेट में क्या क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टियां जो ये सवाल उठा रही है, क्या उन्होंने 5 रुपए का डोनेशन किया है क्या अपनी पार्टी के खाते से? तो फिर आपका इंटरेस्ट वहां क्या बनता है? आपका कौन सा मोरल अथॉरिटी है? एक पार्टी आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। समाजवादी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स तो जो सो इवॉल्व हुई उत्तर प्रदेश में, वह तो जो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जो कारसेवक थे, आंदोलनकारी थे, उन पर गोली चलवाकर मार देने से पैदा हुई। मुलायम सिंह यादव जो है सो मुख्यमंत्री थे, याद करिए। कार सेवकों पर गोली चलाई गई, बड़े पैमाने पर पुलिस की गोलियों से कार सेवक मारे गए, तो वो पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी सोच लीजिए, दिन रात जो है सो आप जो है सो उसके खिलाफ रहे। आप जो सवाल पूछ रहे थे, थोड़ी भी जो है सो कम से कम नैतिक ताकत हो तो कम से कम जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो निभाओ, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं, जिसका आपने हर कदम पर विरोध किया, आप उसी की बांसुरी बजा रहे हैं कि हाँ ये हो गया। अरे जो तुम्हारा काम है उसको देखो भैया, जिनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जिन्होंने रकम दी है अगर उनको कोई परेशानी हो तो बात करेंगे। आपका क्या है? आपका तो कुछ है नहीं, लेना ना देना, मर गए सक्सेना वाली बात। इसमें आरोप ब्रजेश जी ये लग रहे हैं कि देखिए आज तक जनता से जो है राम मंदिर और राम लला के लिए जो मंदिर निर्माण है ये कोई और राम मंदिर नहीं है, ये उस जगह मंदिर बनेगा जहां राम लला विराजमान है। राम लला यानी
छोटे नन्हे मुन्ने राम जब पैदा हुए थे तो वो तो एक ही जगह पैदा हो सकते हैं, 10 लगे तो पैदा नहीं हो सकते, जैसे बेथलेहम ईसाइयों के लिए है। तो वही बात, वही इंपॉर्टेंस जो है इस जगह की है। और इसलिए देश भर में राम के नाम के जो आस्थावान हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया भी है। 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है आज तक चंदा इकट्ठा हो चुका है, और आज भी इकट्ठा इकट्ठा हो रहा है। और जैसा आपने कहा, ये मंदिर परिसर नहीं है, ये तीर्थ क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र में इस जगह को इसको लिया जा रहा है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के पास की जगह है, जहाँ मंदिर बन रहा है कि उसके आसपास के लोगों को वहीं अयोध्या में निकट में कहीं बसाने के लिए जमीन चाहिए, और आपको डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए। तो ये 12,080 मीटर जमीन है, यानी कि 1.208 हेक्टेयर जमीन है, जिसको कि ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ में आपने खरीदा 7:10 पर, और 7:20 पर आपने इसको फिर से 18.5 करोड़ में, जिन्होंने एक कुसुम पाठक जी हैं जो फर्स्ट ओनर थी, उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए। और उस सेल डीड में ये मंदिर के जो हैं, वहां के जो मेयर हैं और मंदिर के जो एक ट्रस्टी हैं, वो विटनेसेस हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अंसारी और तिवारी, ये जो दो पार्टीज थे, जॉइंट ओनर्स थे, जिन्होंने इसको 2 करोड़ में खरीदा, उन्होंने 18.5 करोड़ में इसको वापस ट्रस्ट को बेचा, चंपत राय जी जो जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं। चंपत राय जी का कहना है कि देखिए, 3-4 साल पहले जिसकी इसकी कीमत अगर 2 करोड़ थी, ओपन मार्केट में आज इस जमीन के पूरे टुकड़े की कीमत 20-21 करोड़ से ऊपर है। और यही उसमें से जो एक सेलर हैं तिवारी जी, उन्होंने भी कहा है कि देखिए, मुझे तो 20 करोड़ से ज्यादा का ऑफर था, लेकिन मैंने इसे 18.5 करोड़ में बेचा, क्योंकि ये आस्था का विषय है, तो मुझे नुकसान ना हो, लेकिन मैंने इसे बेचा। लेकिन बात तो ये है ना कि हुक ये मिल गया ना, कि आपने 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़, तो 16 करोड़ का इन्फ्लेशन, 16 करोड़ 10 मिनट में कैसे कमाए। और आरोप ये लगाया कि आपने गबन किया है, एम्बेजलमेंट किया है, जबकि सारा ट्रांजैक्शन व्हाइट में है। तो ये एम्बेजलमेंट का जो आरोप है, 2 मिनट 10 मिनट के अंदर 16 करोड़ रुपए बना देना, आप देख रहे हैं नैरेटिव कैसे स्पिन हो रहा है। ये आरोप लगा कौन रहा है? पहले ये तो देखिए, किसी भी चीज में मोटिव पर ध्यान रखना चाहिए। क्या ये वो लोग हैं जो कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े रहे हैं, जिनकी आस्था जो है सो बिल्कुल थी कि नहीं वहां पर मंदिर निर्माण होना चाहिए? नहीं, जिन्होंने टूथ एंड नेल अपोज किया, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स मंदिर निर्माण के खिलाफ रही है, जो कि वहां कह रहे थे कि मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, या पहले प्लेस में तो नहीं, मंदिर ही नहीं बनना चाहिए, वापस बाबरी मस्जिद वहां खड़ी कर देनी चाहिए। ये इनकी राजनीति रही है। तो एक तो पहले जो ये कुछ भी जो कह रहे हैं उस पर सीधे सीधे शक की जो है सो 10-20 सुइयां खड़ी हो जाती हैं। इनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि काम वहां चल रहा है, किसी भी तरीके से विवाद खड़ा करो। तो एक तो इनके एलिगेशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है, बिकॉज जो है सो इनकी पूरी की पूरी जो है अभी तक के स्टैंड रही, या जो राजनीति रही है, या फिर जो इनके अटरेंसेज रहे वो मंदिर के खिलाफ रहे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि जो है एक आदमी से खरीदा गया, दूसरे आदमी ने खरीदा उसको, तीसरे को बेच दिया। अब इसमें या तो शिकायत वो आदमी करे जिसकी जमीन जो है सो किसी ने 2 करोड़ में खरीदी और फिर उसको 18 करोड़ रुपए में किसी को बेच दिया। वो समझ में आता है कि हाँ भाई, वो जो अफेक्टेड पार्टी है कि भाई जो है सो आपने तो मेरे को 2 करोड़ रुपए दिया, आपने क्या वैसा कोई मामला है? दूसरा, क्या जो है ट्रस्ट ने वो पैसा कहीं और ले जाकर जो है सो रख दिया? नहीं, पैसा जो है सो आरटीजीएस ट्रांसफर हुआ, सारा व्हाइट में हुआ। और जहां तक अब जमीन के सौदे की बात, मैंने आपको पहले ही बताया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे और आपके बीच आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले, मैं कहता हूं कि नोएडा सेक्टर 150 की बात कर लीजिए, आज से 10 साल पहले आपके और मेरे बीच किसी चीज के लिए करार हुआ कि नहीं भाई जो सो आपकी जमीन है और इसका मैं 2 करोड़ रुपए आपको दूंगा, उसके लिए मैंने आपसे जो सो एक टोकन कर लिया, बात आई गई हो गई। वैसे ही होता है। मान लीजिए जो सो आज मेरे पास कोई आए और कहे कि नहीं साहब, आप जो सो अपनी वो जमीन जो है जो आपके पास उन्होंने आपको बेचना तय कर लिया था, वो जो है सो वो कह रहे हैं कि भाई जो है सो मैंने तो उनसे करार कर लिया था, आप जो है सो अब जमीन दे दीजिए। तो क्या मैं जो है वो जमीन जो है सो 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी कीमत जो आपके साथ मैंने तय की थी उसके आधार पर दूंगा? अरे जो ये आरोप लगा रहे हैं उनसे जरा पूछिए ना कि जिस फ्लैट में बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, जो 8 साल या 10 साल पहले जिस रेट पर आपने उसको खरीदा था, क्या उसी रेट पे आज बेचेंगे किसी को? ये तो सीधा साधा अर्थशास्त्र है ना, क्यों जानबूझकर अनजान बने हुए? भाई हर चीज का प्राइस बढ़ता है। अगर मान लीजिए जो है, और मैं अर्थ को कैसे हटा सकता हूं? मैंने कोई जो सो मुफ्त में जमीन बेचने का ठेका थोड़ी लेके रखा है। भाई मान लीजिए अगर मेरी जमीन है, मुझे पता है कि भाई मैंने किसी के साथ करार किया,
मैंने 2 करोड़ में किया, लेकिन आज वो जमीन 20 करोड़ की है तो मैं 18.5 करोड़ में दे रहा हूं, तब भी तो एक तरह से मैं 1.5 करोड़ पे डोनेट ही कर रहा हूं। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? या तो ये होता कि आपने कोई पैसे इकट्ठे करके दिए होते और उस पैसे का कहीं दुरुपयोग हो गया होता। अरे भाई, आप तो एक अठन्नी ने आपने अपने पॉकेट से नहीं निकाली, उल्टे बल्कि सारी की सारी आपने उसमें रुकावटें खड़ा करने की कोशिश की, और आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे सवाल तो वो पूछे जिसने उसमें कुछ योगदान दिया है। क्या किसी जिस आदमी ने भी डोनेशन किया उसने ये सवाल पूछा? नहीं, बिकॉज उसको पता है, उसको भरोसा है कि क्या वहां हो रहा है। लेकिन ये सारी की सारी जली भुनी कुंठित आत्माएं, जिनकी आत्मा जो है वो लगातार फूकी पड़ी है कि अरे भाई, इतने विरोध के बावजूद अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल्कि पूरी जो अयोध्या है उसमें जो एक सिस्टमेटिक ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है, और अपने आप में जो परिसर होगा वह विश्व के लिए अतुलनीय होगा। तो ये जो इनका जो कष्ट है उसकी वजह से बहुत बढ़ गया ना, मानसिक तौर पे ये विक्षिप्त हो गए हैं, और इस विक्षिप्तता में इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं। जो एक सीधा साधा जो जमीन का अर्थशास्त्र है, जो कि एक डील है, जिसमें कि जो है कंसिडरेशन जो सो मार्केट एक्सेप्टेड कंसिडरेशन है, उसमें आपको जो सो साजिश दिखाई दे रही है। तो अब उसका तो उस मानसिक बीमारी का आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर जो है सो मान लीजिए जो ये तमाम पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें से कोई कहे कि हाँ भाई साहब घोटाला हो गया, ये अन्याय हो गया, तब तो समझ में आता है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ साहब भाई क्यों हुआ। लेकिन जिनका लेना ना देना, वो जो है सो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो भी जो है सो वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी वैचारिक ताकत साझा साजिश के तहत लगा दी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए, तो उनकी बातों पर क्या ध्यान देना। मुझे लगता है कि जो सब वक्त की बर्बादी है, और वैसे भी जो है मंदिर ट्रस्ट जो है, जो आपने चंपत राय का जिक्र किया, पूरी तस्वीर रख दी है, तो फिर क्या जो ऐसे लोगों के जो जिनका काम ही है किसी भी तरीके से रोना धोना और तो लोगों को बरगलाना, उनकी बात पर ध्यान देने का, भूल जाइए। ये बात भी गौरतलब है कि नृपेंद्र मिश्र जी अब जो हैं इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। नृपेंद्र मिश्र जो हैं, जो बहुत क्लोजली प्रधानमंत्री जी के साथ और पीएमओ में एडवाइजर थे, वो अब इस ट्रस्ट को भी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और इस काम को, उनके हर काम को बहुत गौर से देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक जैसा कहा गया है, दुनिया की नजर मंदिर पे होगी और इसको इसको संचालित करने वाले लोगों पर, इस ट्रस्ट पर भी होगी, क्योंकि वो किसी तरह का गलत कार्य बिल्कुल पूरी तरह से नापसंद करेंगे। हमने चंपत राय जी की बात की, तो मैं जरा 2 मिनट लेकर ब्रजेश जी उनकी जो पूरी स्टेटमेंट है उसको जरा पढ़ना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है। और ये कल शाम का उनका जारी किया गया स्टेटमेंट है, जहां इन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परकोटा और रिटेनिंग दीवार को वास्तु के अनुसार सुधारने के लिए, मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रियों के आवागमन मार्ग को सुलभ बनाने के लिए, खुला मैदान रखने के लिए, साथ ही साथ मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए पास पड़ोस के कुछ छोटे बड़े मंदिर गृहस्थों के मकान खरीदना अत्यावश्यक है। जिनसे खरीदा जाएगा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें कहीं अन्यत्र भूमि भी दी जाएगी। इस कार्य के लिए भी भूमि की खरीदारी की जा रही है। क्रय और विक्रय का ये कार्य आपस के संवाद और परस्पर पूर्ण सहमति के आधार पर किया जा रहा है। सहमति के पश्चात सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। सभी प्रकार की कोर्ट फीस व स्टैंप पेपर की खरीदारी ऑनलाइन की जा रही है। सहमति पत्र के आधार पर भूमि की खरीदारी हो रही है। उसी के अनुसार संपूर्ण मूल्य विक्रेता के खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात अयोध्या की में भूमि खरीदने के लिए देश के असंख्य लोग आने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रही है। इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। जिस भूखंड पर अखबारी चर्चा चलाई जा रही है, वह भूखंड रेलवे स्टेशन के पास बहुत प्रमुख स्थान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी भूमि क्रय की है, ये खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। जो कतिपय राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं, वो भ्रामक हैं। समाज को गुमराह करने के लिए संबंधित व्यक्ति राजनीतिक हैं, अतः राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित हैं। ये चंपत राय जी का पूरी तरह से कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है,
एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ और पूरी तरह से कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, डिटेल्स आपके सामने है, कोई कोई कहीं पे भी पैसा नहीं उतारा। सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही, उन्होंने भी कहा कि देखिए सबके कंसेंट के साथ, सबकी सहमति के साथ, और वो भी मार्केट रेट से कम में खरीदा जा रहा है। मैंने कुछ अयोध्या वासियों से बात की और कुछ लोगों से बात की जो कि आज यहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई में है, लेकिन उनका कहीं न कहीं अयोध्या से जुड़ना ये है, कनेक्शन है। और उन्होंने भी यही कहा कि मंदिर के फैसले के बाद और जब भूमि पूजन के आसपास इन्होंने मंदिर वहां पर जमीन खरीदने की बात की तो 10 गुना बढ़ चुके हैं दाम। अगर 2 करोड़ की भूमि 10 गुना बढ़ गई है, 12,000 एक 1.2 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी जमीन है, काफी बड़ी जमीन है ये, 12,080 मीटर की जमीन है ये। तो अगर ये 10 गुना बढ़ गए तो यानी 20 करोड़ से ज्यादा तो इसके दाम होने चाहिए। मार्केट रेट में ओपन प्राइस आज कहा जा रहा है 22 करोड़ रुपए, जबकि इसको खरीदा ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में। तो मार्केट रेट से कम 3.5-4 करोड़ रुपए कम में ही खरीदा है। बेचने वाले 2 लोग हैं, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जैसे 2 लोग हैं जो कि जॉइंट बायर्स, जॉइंट ओनर्स थे इस जमीन के पार्सल के, जमीन के टुकड़े के। उनकी तरफ से कंसेंट लेटर है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और ये बैनामा कराया गया है। अब इसमें 10 मिनट के अंदर काम खत्म कर लिया तो आपने कहा कि 10 मिनट में 16 करोड़ रुपए कमा लिए। पैसा गबन किया जा रहा है। देखिए, मैं तो देख के दंग हूँ कि कई सारे लोग जो है, जो इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो अपनी क्रेडेंशियल ये बताते हैं कि उनको अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और वो खुद जो है लंबे समय तक बड़ी-बड़ी जो है सो आर्थिक डेवलपमेंट को ट्रैक करते रहे हैं। तो मतलब यह तो जो है सो बौद्धिक बदहाली जो हो सकती है, अब उसको ये कहें कि बौद्धिक बदहाली से ज्यादा बौद्धिक बेईमानी है, जिसमें कि आप इस तरह की चीज को घोटाला कर। मैंने आपको पहले कहा, जो आपने चंपत राय का लेटर भी पढ़कर जो सुनाया, जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, क्या है? भई आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, वर्षों पहले किया, आपने जो सो उसमें रेट तय किया। वो ज़ाहिर है जो सो जब भी उस ज़मीन का एक तरह से कह सकते हैं परमानेंट सेल एग्रीमेंट होगा, ओनरशिप ट्रांसफर का, उसको ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश, बिहार में बैनामा कहा जाता है। तो जब बैनामा करने की बारी आएगी, अच्छा बैनामा जब आप करवा लेंगे अपने नाम पर, तभी वो आप ज़मीन किसी और को बेच सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको और मेरे उदाहरण के साथ बताया कि मान लीजिए मैंने आपके साथ 10 साल पहले जो है किसी जमीन के टुकड़े के लिए जो है सो एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई, इस जमीन का जो साइज जो है सो इतना है, इसके लिए मैं आपको इतना पे करूंगा। हमारा एग्रीमेंट हो गया, मैंने जो है सो टोकन या जितना भी एडवांस संभव था, या हो सकता है मैंने पूरी कीमत ही दे दी, मैंने दे के रख दिया आपको। जब मान लीजिए जो है, जब मुझे उस जमीन को किसी और को जो है बेचना है, तो मुझे पहले उस जमीन को औपचारिक तौर पर अपने नाम पर करवाना होगा। वो प्रक्रिया जो सो बैनामा की प्रक्रिया है। मेरे मन में कोई डर इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके लिए एग्रीमेंट कर चुका हूं। तो जब भी वो जमीन बिकेगी, मुझे बिकेगी, चूंकि वह जो एग्रीमेंट है, वह किसी और को आप बेच नहीं सकते। अब मान लीजिए मेरी वो जमीन है और उसको जो है ट्रस्ट को इस्तेमाल करना है, तो जाहिर है जब तक मैं अपने नाम पर उसको बैनामा नहीं कराऊंगा, तब तक जो है मैं किसी को बेच नहीं सकता। तो मैंने उस एग्रीमेंट के आधार पर, जो कि मैंने वर्षों पहले किया था, जो कि उस समय की कीमत थी, जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, तो जाहिर है वह जो सो 2 लोगों के बीच ट्रांजैक्शन था, जिस रेट पर तय हुआ था, हमने जो है सो उसको खरीद लिया औपचारिक तौर पर। मुझे जो सो ट्रस्ट को बेचना है। अब 10 वर्षों के अंदर मान लीजिए अगर जमीन की कीमत अगर 10 गुनी बढ़ गई है, या फिर ये कह लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से लोगों को लगा कि भाई अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास होगा, और रातों रात जमीन की कीमतें बढ़ती है ना। मैं आपको बताऊं, साणंद में जब नैनो की फैक्ट्री जब आई, तो जो जमीन वहां पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि 1 लाख रुपए कट्ठा मिल रही थी, वो रातों रात जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 लाख रुपए कट्ठा हो गई। आप बॉम्बे में जो सो नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट जिस जगह पर बनाने का फाइनल हुआ, रातों रात उस इलाके के जमीन के भाव 8 गुने बढ़ गए। तो ये जो मूर्खता की पराकाष्ठा करते हुए जो ये आरोप लगा रहे हैं, और वो ऐसा भी नहीं कि कोई मूर्खता कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है, उन्हें पता है कि जमीन के भाव कैसे बढ़ते हैं और किस तरीके से सब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। लेकिन तब भी अपने एजेंडे के तहत, मैंने बार बार कहा ना कि उनको जो है कोई बहाना चाहिए इस मामले में विवाद खड़ा करने की, और इसलिए जानते बूझते उन्होंने इन जो 2 एग्रीमेंट्स या 2 जो रजिस्ट्रेशन है उसके पेपर उठाकर और फिर जो कह दिया कि साहब जमीन घोटाला हो गया। अरे कम से कम जो अपनी कुंठा को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, आप जो का एजेंडा फेल हो गया तब भी जो है आप शांत बैठने को तैयार नहीं है, किसी न किसी बहाने आपका रोना धोना जारी है। अरे कम से कम जो भगवान राम से तो डरिए।
ठीक है, सार्वजनिक तौर पर आप विरोध करते होंगे, अंदर सुबह उठने पर तो जो है सो किसी भी कष्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद आती होगी। टांग भी टूटेगी तो भगवान राम ही याद आएंगे, हे राम जो है मेरे कष्ट को दूर करिए। तो क्यों राम के नाम पर इतना झूठ बोल रहे हैं, क्यों इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं? अब तो संभलिए, भगवान राम देख रहे हैं सब कुछ। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, सवाल उठाना, और अब की बार उनका क्लेम यह है कि उनके पास तथ्य हैं। तथ्य यह है कि देखिए 7-10 को आपने 2 करोड़ में बेची, और 7-20 को आपने इसको 18 करोड़ में खरीदी। तो उनका तो सिंपलिस्टिकली नैरेटिव को घुमाने के लिए उनके पास तो तथ्य हैं। वो कह रहे हैं ये स्टैम्प पेपर में इतना कॉस्ट दिखाया गया, ये स्टैम्प पेपर में इतना कॉस्ट दिखाया गया, और फिर इसको इन्होंने सीधा मंदिर निर्माण से जोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि ये तो राम मंदिर का आसपास का परिसर, ये मंदिर का परिसर भी नहीं है, ये तो पूरा पूरा मंदिर क्षेत्र है, और पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट विकास के लिए और पूरी तरह से इसको अच्छे से बनाया जाए, इस पर जो काम हो रहा है उसकी वजह से है। लेकिन ये आरोप जो है, क्या वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन फैलता जरूर बहुत जल्दी है। सच छुपाए नहीं छुपता, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। और इस तरह की जो बयानबाजी है, नैरेटिव स्पिनिंग है, ये इस पर तो ये लोग सब पास्ट मास्टर्स हैं। सालों से यही देखिए ना, चलता आ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी दिल्ली में भ्रमित करने वाली जो आम आदमी पार्टी थी, वही आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। अगले चुनाव में ऊपर एक ऑपोजिशन, एक विकल्प बनकर सामने आने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। तो ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ साझा होता लग रहा है कि वो अब सुर से सुर मिला रहे हैं। यूपी के लड़के जो हैं अब साइकिल बदल रहे हैं। अब आप देखिए ना भाई, आप जैसे मोदी विरोध की जो इनकी अपनी राजनीति है, आप पश्चिम बंगाल के उदाहरण लीजिए ना। पश्चिम बंगाल में चुनाव हाल में समाप्त हुए। पश्चिम बंगाल में पहले जो है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच पूरी लड़ाई चली। कांग्रेस पहले वहां शासन में थी, लेफ्ट ने उसको डिथ्रोन किया। फिर लेफ्ट के सामने ममता बनर्जी एक फोर्स के तौर पर खड़ा हुई। ममता ने जो सो लेफ्ट की जो सो 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी सरकार थी उसको डिथ्रोन किया। इस बार के चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस को लेफ्ट ने हराया, लेफ्ट को जो सो ममता ने हराया। इस बार के चुनाव में जो सो ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ने पेश की। तो जो सो ममता से ही मरी पिटी जो पार्टियां थी, जिनका ये होना चाहिए कि भाई एक समय हम यहाँ सत्ता में रहे, हमें फिर से जो है अपने ग्राउंड को गेन करना चाहिए, और जिस सेकुलर नैरेटिव, और सेकुलर नैरेटिव इंडिया में है कि कैसे मुसलमानों का वोट लिया जाए, जहां पर कि जो है मुसलमान आपकी तरफ नहीं आए, बल्कि जो है ममता बनर्जी के साथ टिके रहे। आपको अपने आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई आप पर कोई ट्रस्ट करने को क्यों नहीं तैयार है। आपका एक विधायक कोई जिताने को तैयार नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल की पूरी असेंबली में लेफ्ट का एक एमएलए नहीं हुआ, कांग्रेस का एक एमएलए नहीं हुआ। जहां पर कि आप लंबे समय तक सरकार चलाते रहे, आपको उसका कोई दुख नहीं है। उसको लेकर आपके मन में कोई आत्मचिंतन नहीं हो रहा है। आपको खुशी किस बात की हो रही है कि ठीक है, हम तो जो है सो क्या कहते हैं, लुट गए, पिट गए, वहां पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमें शून्य पर पहुंचा दिया, लेकिन ठीक है, कम से कम ममता बनर्जी ने बीजेपी की सरकार तो नहीं बदली। तो जहां पर आपके फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस हद तक हो कि भाई आप मोदी को, या मोदी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसको किस तरीके से नुकसान जो है सो आप न पहुंचा सकें, दूसरा कोई पहुंचा दे, और उसी में आप अपनी खुशी तलाश लें, जबकि उसने आपको तो खत्म ही कर दिया। तो फिर ऐसी पार्टियों का आप क्या बात करते हैं? और जहां तक आपने अच्छा कहा, ये साजिश, देखिए इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगर हो रहा है तो हमें सोमनाथ को नहीं भूलना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि सोमनाथ से ही जो है आंदोलन शुरू हुआ था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए। उस सोमनाथ की भी सिग्निफिकेंस। आप कल्पना कीजिए अगर सरदार पटेल ने अगर कड़ा रुख नहीं अपनाया होता और कहा नहीं होता कि भैया जो सो भारत के स्वाभिमान के लिए आवश्यक है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो, तो उस समय तो जो है यहां तक कि वो तो चूंकि सरदार का इतना बड़ा कद था, नहीं तो साजिश तो उस समय भी हुई थी कि जिस सोमनाथ के मंदिर को एक नहीं, दो नहीं, 6 बार से भी ज्यादा उस समय के जो सो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने आकर तोड़ा। वो मंदिर जो सो वैसे ही भग्न कंडीशन में रहे। जो व्यापक हिंदू समाज जिसकी की भगवान शिव में आस्था है और उनका सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, वो उस भग्नावशेषों को देख देख कर माथा पीटता रहे, ये कोशिश हुई थी। और किस नाम पर कि नहीं जी, ये तो बड़े ऐतिहासिक भग्नावशेष हैं, डॉक्यूमेंटेड है। सरदार की डेथ के बाद से जिस सरदार ने जो सो संकल्प लिया था कि यहाँ पर भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया जाएगा, यहां तक कि उस मूवमेंट को ड्रिल करने की कोशिश हुई। आप जो है सो पढ़ लीजिए किताबें।
चाहे जो है उस समय जो है एनवी गाडगिल रहे हो, नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे, सरदार के बड़े करीबी सहयोगी थे। आप जो है सो आप पढ़ लीजिए जो है उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है वो भी मंत्री थे, उनके जो है किताबों को जो लिखा कि किस तरीके से एक तरफ जहां पर सरकारी धन का इस्तेमाल, उस समय आप याद करिए 1947-48 का पीरियड, सरकारी खर्चे पर मस्जिदों की मरम्मत की गई थी, लेकिन नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण में सरकारी पूंजी के इस्तेमाल पर जो आपत्ति जताई थी, और ये तक हुआ था कि गांधी जी को आना पड़ा और फिर सरदार को कहा गया कि नहीं जी, आप जो सो इसके लिए जो है सो सार्वजनिक धन इस्तेमाल ना करें। और आपको याद होगा कि उसके लिए एक विशेष ट्रस्ट बना, बाकायदा उसमें पहला डोनेशन जामनगर के जो महाराजा थे, नवानगर के महाराजा जाम दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने पहला बड़ा डोनेशन किया। और इस तरीके से जो सो पब्लिक डोनेशन से सोमनाथ के उस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और जब वहां पर आप ध्यान रखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई तो उस समय जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको रोकने तक की कोशिश हुई कि नहीं जी, आप जो सो प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाइए, आप कैसे जाएंगे। और नेहरू ने मना किया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं आप नहीं जा सकते। अब जाहिर है इतना बड़ा कथा राजेंद्र बाबू का, उन्होंने कहा कि भाई आप जो भले जो भी आपकी अपनी निजी समस्या हो वो आप अपने घर में रखें, मैं तो जाऊंगा। और राजेंद्र बाबू ने जो है सो जाकर जो है सोमनाथ के उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन आप देखिए किस तरह की उस समय की जो है परेशानी थी, किस तरीके से जो ये जो पूरी लॉबी है ना, वो उस समय भी थी। ये हालत थी कि देश के राष्ट्रपति ने जाकर सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की थी, उस राष्ट्रपति के उस दौरे की कवरेज तक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने नहीं की, एक सिंगल रिलीज नहीं जारी हुआ था। तो इस तरह के तत्व तो उस समय भी थे। अब ये है ठीक है कि आज सोमनाथ मंदिर में जाएं, आप उसकी दिव्यता को देखकर जो है सो आप चौंक जाएंगे। उसी सोमनाथ मंदिर की तरह जहां से राम मंदिर के लिए प्रेरणा मिली और जहां से रथ यात्रा शुरू हुई थी, आज सोमनाथ के मंदिर की तरह जो सो अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है। प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। तो जिनके कलेजे पर जो है 1947-48 से लेकर जो है अगले 1.5-2 दशकों तक, जब तक सोमनाथ मंदिर का निर्माण चलता रहा, कलेजे पे सांप लौटते रहा, सांप लौटते रहे और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। और आज सच्चाई ये है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वह उस ट्रस्ट में है, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष। सच्चाई देश का गृह मंत्री जो है सो, और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार है। आप ध्यान रखिए, मोरारजी देसाई भी उस ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्य रहे थे। और उस ट्रस्ट के तहत आप ध्यान रखिए जो सो कई सारी पार्टियां जो कि दलित वोट के लिए जो है हर किस्म की कलाबाजी करने में लगी रहती हैं। जानकर आश्चर्य होगा आपको कि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में शुरू से दलित सदस्य रहे, जबकि हिंदुत्व पर सबसे बड़ा आक्रमण ही उसी चीज के लिए होता है। डे वन से सोमनाथ के मंदिर में समाज के सभी हिस्सों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया। तो अब ये जो आधुनिक अवतार में जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, ये उन्हीं लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं या उसी विचार श्रेणी वाले हैं जिन लोगों ने सोमनाथ के मंदिर के निर्माण में हर किस्म का अड़ंगा लगाया। लेकिन आज तो जो है सो देश और दुनिया में भगवान शिव का जो सबसे मशहूर मंदिर है सोमनाथ, और सिर्फ मंदिर ही नहीं, आज आप देखिए संस्कृत का विश्वविद्यालय चल रहा है, इतनी सारी एक्टिविटीज है, हॉस्पिटल से लेकर तमाम। और कोई आदर्श धर्मस्थल क्या हो सकता है, किस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दे सकता है सोमनाथ का भव्य मंदिर, उसका संकेत है, जिस मंदिर को जो इतिहास में 6 बार से ज्यादा तोड़ा गया। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं, आसपास जिस तरह की योजना है, जब वो हो जाएगा पूरा तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी मिसाल होगी। इसमें इनके कलेजे पे सांप लौटते रहे। देखिए, लूटने की वजह और भी तो है ना ब्रजेश जी, और आपको इसको समझना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीतिक विपक्ष नहीं है, इसमें बहुत सारी हिंदू लॉबीज भी है। कई सारे शंकराचार्य हैं, कई सारे हिंदू ग्रुप्स हैं जिनको लगता है कि वो अब दरकिनार हो गए। देखिए, राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का भागी होना, उसका मेंबर होना, आपको एक समाज में एक सर्टेन लेवल ऑफ पावर और पोजीशन देता है। और उस पावर और पोजीशन के लिए लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं। अब कई सारे हिंदू गुट हैं, कई सारे पक्ष हैं जो कि अब इस पूरी लैंड स्कैम और स्कैम की इसको हवा देने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे वो अपना उल्लू सीधा कर सकेंगे, कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करवा देंगे। विश्व हिंदू परिषद और जो कुछ गिने चुने जो मठ हैं जिनके अधीन ये इसका संचालन है, उससे लेकर फिर इसे शंकराचार्यों के हाथ में दे दिया जाए,
या फिर कुछ और गुटों के हाथ में दे दिया जाए। कहीं ना कहीं ये पावर और कंट्रोल की बात है। आस्था से बढ़कर आस्था का तो इसको चोगा पहना दिया गया है। लेकिन खेल तो ये है, खेल तो पावर का है, खेल तो कंट्रोल का है। और खेल ऐसा भी है कि हिंदू समाज को राम के नाम पर जो जुड़ जाते हैं, क्योंकि राम तो सबके हैं, तो इनको उसमें अलग कर दें, विभाजित कर दें, राम का नाम लेकर ही इनको विभाजित कर दें। ये भी तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, षड्यंत्र तो सदियों से चलता रहा है। आप ध्यान रखिए कि हिंदू समाज को जो है बांटने की पूरी कोशिश उन विधर्मियों ने की, जो कि खुद जो है सो जो अपने अंदर कितने ढंग से बटे हुए थे। आज आप देखिए ना, कहा जाता है ना कि भाई हिंदू समाज में बड़ा जातिवाद है। क्या इस्लाम में जो है ऊंच नीच का भेद नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी में नहीं है? गोवा के अंदर डी सिल्वा, डी क्रूज, हम्म। डी कोस्टा, ये सरनेम किसको दिए जाते हैं? तो यह जो है, हर धर्म हर संप्रदाय के अंदर अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन आप एक समाज विशेष को आप दे ध्यान रखिए, भारत का व्यापक आदिवासी समाज, दलित समाज, किस तरीके से इसको हिंदू समाज से जो डीलिंग करके और उनको कन्वर्ट करने की साजिश सैकड़ों वर्षों तक चलती रही। यह तो हमारे सामने है ना। भाई नॉर्थ ईस्ट से लेकर झारखंड तक कहां से अचानक इतने जो है सो ईसाई पैदा हो गए? क्या वो कहीं से जो है सो इंपोर्ट करके लाए गए थे? या फिर आपने तमाम किस्म के छल कपट, प्रलोभन, धन, सत्ता, इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपने कन्वर्जन किया? कौन नहीं जानता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डेज में या फिर जो सो उसके बाद से जो ब्रिटिश क्राउन के तहत जो सो भारत का शासन किया गया, उस दौरान बकायदा जो सो मिशनरीज को ऑफिशियल सपोर्ट अंग्रेजों ने देकर इस देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। कौन नहीं जानता कि इस्लामिक शासकों के समय में बकायदा जो सो आधिकारिक तौर पर जो सो एक तरफ जो सो तलवार और दूसरी तरफ जो सो लालच देकर जो सो लोगों को कन्वर्ट किया गया। तो ये तो सच्चाई रही ना। यहां तक कि आप याद करिए 1920-21 तक केरल में तलवार की धार पर जो सो मोपलाओं ने जो सो वहां के हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश की। आज भी कई जगह जो सो छल कपट के साथ कन्वर्जन की कोशिश की जाती है, चाहे डांस का इलाका हो, चाहे छोटा उदयपुर का, छोटा नागपुर का इलाका हो। क्या ये तो सच्चाई है ना? ये तो ठीक है कि भारत में एक अलग विचारों वाली पार्टी धीरे धीरे इवॉल्व हुई और जिसने कि इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है स्ट्रॉन्ग किए गए। नहीं तो ये तो फॉर्डर ग्राउंड हिंदुस्तान था ना, जहां पर कि हर दूसरा जो है धर्म का आदमी आए और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो हमने इतिहास में, 1000 साल के इतिहास में यही देखा है। तो इन सभी तत्वों को जो कि ये मान के चलते थे कि भाई भारत की जो उर्वर भूमि है हिंदुस्तान की, उसमें हमारे पास कन्वर्जन की पूरी गुंजाइश बनी हुई है, वहां पर हम दबा कर जो है सो, चाहे जो सो तलवार का इस्तेमाल हो, चाहे धन का इस्तेमाल हो, या फिर जो सो बहला फुसलाकर हो, अपनी संख्या बढ़ाते जाए। तो ये तो कर्म कुकर्म, ये तो लंबे समय तक चलता ही रहा है ना। ये तो इतिहास गवाह है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो इन तमाम ऐसे तत्वों को और उन तत्वों का इस्तेमाल करते हुए जो लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं, उनके लिए तो चाहे सोमनाथ का मंदिर हो या अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ये तो नासुर की तरह है ना। उनको लगता है कि भाई अगर ये प्रतीक चिन्ह जो है हिंदू समाज में मजबूत हुए, और अगर जो है इन मंदिरों में समाज के सभी वर्गों के लोग जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, अगर इन्वॉल्व होकर अगर एक साथ जो है अपनी आस्था को मजबूत करते हैं, तो फिर तो भाई हम तो बड़े कमजोर पड़ जाएंगे। फिर हम कहां से कन्वर्जन करेंगे, कहां से हिंदू समाज में तोड़फोड़ करेंगे? अब ये तो सच्चाई है ना कि अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर शिला पूजन का काम जो है सो दलित समाज के एक बंधु की तरफ से किया गया। ये तो सच्चाई है। तो जाहिर ये चीजें तो उनको पीड़ा देती है ना, जो कि हमेशा से दलितों को जो व्यापक हिंदू समाज है उससे डीलिंग करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि जो है सो उनका इस्तेमाल अपने जो है सो वोट के फॉर्डर के लिए करते हैं। तो ये तो पीड़ादायक परिस्थिति है। तो जाहिर है जिनको पीड़ा होगी वो फिर कोई ना कोई जो है परेशानी तो पैदा करेंगे ना, ताकि ये समाज इकट्ठा ना हो। क्योंकि हिंदू समाज अगर विभाजित रहेगा तभी इनकी दाल गलेगी। अगर हिंदू समाज अगर मान लीजिए एक साथ अगर जुड़ जाए, एक धारा में चले, तो फिर इन सबकी जो है सो ब्लैकमेलिंग कैसे चलेगी? तो उसको तोड़ने के लिए, उस एकता को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। इतिहास में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि भविष्य में बंद होगी, इसके भी कोई आसार नहीं। बिल्कुल। और आपने दलित समाज की बात की और फिर कन्वर्जन की बात की, तो आजकल एक चर्चा में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है दलित क्रिश्चियन। या तो आप दलित हैं या आप क्रिश्चियन हैं, आप इसीलिए धर्म परिवर्तन करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
पर अगर केरल, अगर तमिलनाडु जैसे स्टेट की बात करें, जहाँ 40 से 45% से ज्यादा जो है वो दलित समाज से लोग हैं, जो कि अब क्रिश्चियनिटी में घुस गए हैं, उन्हें चर्च आज भी दलित ही समझता है। तो अगर आप, और फिर उनको वहां पर ग्रोथ नहीं मिलती, उनको कैथोलिक चर्च में कहीं भी औहदा नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं मिलता, और उनको अलग ही करके देखा जाता है, उनको कहा जाता है कि आपका सब कुछ अलग है। तो अगर इस तरह से ही आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो ये समाज सेवी जीवी हैं, जो उनको तो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये जो मजाक चल रहा है उस पर होना चाहिए। चलिए, ये अलग एक और दिन का विषय है, एक और बहुत, उसमें सैवियर रॉड्रिक्स जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पर काफी मुहिम छेड़ चुके हैं और काफी बात कर चुके हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर परिवर्तन तो कर दिया जाता है, लेकिन भेदभाव जो चल रहा है, और जिस भेदभाव का हवाला देकर आपका धर्म परिवर्तन किया जाता है, वही भेदभाव आज भी चलता है समाज में, और आपको वैसे का वैसा ही रखा जाता है। तो फिर ये तो पूरी तरह से एक शैम हुआ, एक आडंबर हुआ, एक खेल हुआ, एक गहना गंदा खेल हुआ, साजिश हुई। लेकिन बात आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की है और इस ट्रस्ट की है, और उस पर जो आरोप लगे हैं उस पर है। जितना वो पारदर्शी होंगे, उतना उनके लिए अच्छा, कि सारे तथ्य सामने रख दें, कुछ छुपाना नहीं, सबके सामने, सबकी सहमति से, सबके आगे सब कुछ हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, कुछ भी परोक्ष नहीं। तो फिर इसको हवा नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे आज हम इसको मैं आपके फाइनल वर्ड्स के साथ इसको आज हम विराम देंगे, कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑल्सो कम दोज who want you to fail. निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं किसी शक शुबहे की गुंजाइश नहीं रहे, पूरे पारदर्शिता के साथ सारा काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आपने अगर देखा, चंपत राय का जो स्टेटमेंट है आधिकारिक ट्रस्ट के बिहाफ पर, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो भी पैसे पे किए हैं आरटीजीएस के तहत किए हैं, अदरवाइज जो है जमीनों के धंधे में तो आपको पता है कि नकदी कितने बड़े पैमाने पर चलती है। तो वहां तो पूरी की पूरी रकम जो है सो फाइट में पे की गई है, बैंक ट्रांसफर की गई है। और जाते जाते हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई भगवान जो है सो उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि दे, जो कि लंबे समय तक जो है सो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जन्मस्थल पर जो मंदिर बनने का काम था, उसमें हर किस्म का डंका डालते रहे। और जब वो काम शुरू हो गया है, तो फिर अपने फ्रस्ट्रेशन में जो है सो हर किस्म की साजिश रचने में लगे हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि उस कार्य में लगे हुए हैं। तो भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे, जो है सो अक्ल आए, ताकि जो है सो कम से कम अब तो भगवान के रास्ते पर आगे बढ़े। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रेरणा तो आप उन्हीं से पाते हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नाम उन्हीं का लेते हैं। और मुझे लगता है कि उसी से शायद नैतिकता का पाठ भी जो है सो पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि व्यवहार तो पूरा अनैतिक ही है, जो लोग इस तरह की आलोचना में लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन भगवान सद्बुद्धि दे उन्हें। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जमीन के पार्टनर मैं क्यों नहीं था, और मुझे क्यों नहीं इसका फायदा हुआ, कहीं इस बात की कुंठा तो नहीं है। पर अयोध्या प्रगति कर रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, और अयोध्या में समृद्धि, अयोध्या में सुख, और अयोध्या में जो निवासी हैं, स्थानीय जो निवासी हैं, जो वर्षों तक जिनको की किनार कर दिया गया था, और उनको तो वहां मैप से भी, हाईवे पे आपके इस पे माइलस्टोन पे अयोध्या भी नहीं लिखा जाता था, उसको हटा ही दिया गया। अब वो सामने, दुनिया के सामने केंद्रित होकर, केंद्र बनकर आ रहे हैं, और वहां लोगों का अगर विकास हो रहा है, उनमें थोड़ी समृद्धि आ रही है, और वो भी सब लीगली, सफेद, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने होकर आ रही है। तो उसमें किस तरह की राजनीति, और क्यों इस तरह के आरोप। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। निश्चित तौर पर। नमस्ते। और फिर कल किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। जो भी दर्शक व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।